नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफटी न्यूज 24। टीवी टीएफटी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल का बवाल जारी है, लेकिन बंगाल से अब बवाल उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होने जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चुनौती, उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती होगा। लेकिन बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी को सीएम चुन लिया गया और तमिलनाडु के अंदर विजय थलापति को सीएम। विजय थलापति की टीवी के 108 विधायकों के साथ इस्तीफा तक देने के लिए सामूहिक तैयार हो गई थी, जब राज्यपाल अलग अलग अड़ंगे लगा रहे थे रास्ते में। लेकिन राहुल गांधी द्वारा जो कोशिश की गई, कुछ इंडिया गठबंधन के लोग समर्थन दे दिए, जिसमें सीपीएम, लेफ्ट यह पार्टियां हैं और एक पार्टी, 6 विधायकों का समर्थन मिल गया। दो विधायकों का दल था जिसका समर्थन मिल गया। अब सरकार बन गई। विजय थलापति जो फिल्मों में हीरो बना करते थे, अब सीएम बना करते थे, वह अब हीरो राजनीति में और सीएम बन गए। हीरो शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि वह नए युवा और पहली बार चुनाव लड़के और सत्ता के नजदीक पहुंच जाना, यह किसी हीरो से कम नहीं हो सकता। लेकिन हम बंगाल पर चर्चा करें। बंगाल में ममता बनर्जी को जिस तरह से मोदी और शाह की जोड़ी ने चुनाव आयोग की मदद से निपट दिया, वह बहुत एक चिंताजनक बात है। इससे यह तो पता चलता है कि लोकतंत्र के गला को घोटने के बराबर काम किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए अफसर वह साथ दे रहे हैं और विपक्ष का नामो निशान खत्म हो रहा है। जिस तरह ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के अंदर खत्म कर दिया गया और शुभेंदु अधिकारी सीएम बन गए, जो अमित शाह के चहेते हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या अखिलेश यादव अमित शाह का सामना कर पाएंगे? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह की रणनीतियां और मोदी की रही हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में 240 पर आने के बाद, 240 सांसद चुन के आने के बाद अल्पमत की जिस तरह सरकार चल रही है और नई नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे अमित शाह हर राज्यों के अंदर एक नई रणनीति के तहत चुनाव आयोग की मदद से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते जा रहे हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक बार फिर भाजपा की सरकार, ताकि लोकसभा चुनाव में दिक्कत ना हो, लेकिन योगी के अलावा सीएम होगा और योगी का पत्ता कट जाएगा, यह बात कही जा रही है। लेकिन अमित शाह ने शुरुआत बिहार से की। बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी पर पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। अब नीतीश कुमार का कोई वजूद नहीं और नीतीश कुमार किसी भी काम के अब नहीं रहे। 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत होने के बावजूद नीतीश कुमार का खेल खत्म कर दिया अमित शाह ने अपने चाणक्य नीति से। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के ऊपर एक बार बिहार की जनता का भरोसा जग गया था, क्योंकि उन्होंने दिल छूने वाली बात कह दी थी। निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम का पद ठुकराते हुए यह कहा कि मैं वैसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया हो। उन्हें दर्द था कि नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव हुआ था, 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगा था और 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार को उठा करके सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया, इसलिए उन्होंने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया था। अब वही निशांत कुमार, तो लोगों के अंदर एक छूने वाली बात हो गई थी, दिल को छूने के, उनके साथ जनता जुटने के प्रयास में थी, जुट गई थी। लेकिन जैसे ही अमित शाह पटना पहुंचते हैं कैबिनेट विस्तार के पहले, एक रात पहले, और निशांत कुमार तैयार हो जाते हैं कैबिनेट मंत्री बनने के लिए।
ऐसे में निशांत कुमार के ऊपर से भी भरोसा चला गया, यानी कि लौ कुश का जो समीकरण था बिहार के अंदर वह नीतीश कुमार का खत्म हो गया और चुनाव आते आते निशांत का वजूद रहेगा नहीं, भरोसा रहेगा नहीं और नीतीश कुमार मार्गदर्शक मंडल में चले गए। ऐसे में ललन सिंह और संजय झा का कब्जा कहीं न कहीं जेडीयू के ऊपर हो गया, यानी कि नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसद भी की ताकत भी काम नहीं आई और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में एक बड़ी बगावत के सुर उठ रहे हैं जो बहुत संकट भरा होगा। लेकिन ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी तो शुभ संकेत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं अब अपने खत में का एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो चाल चल रहे हैं, अलग अलग तरीके के तरकीबें अपना रहे हैं चुनाव आयोग की मदद से, जिस तरह ममता बनर्जी को निपट दिया, नीतीश कुमार को 85 विधायक 12 सांसद होते हुए निपट दिया और सांसदों को अपने पाले में बिठा करके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दबाव में रख लिया। ऐसे चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद, जो चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के 16, पवन कल्याण के 2 18 सांसद हैं, उनके लिए एक नई चुनौती ऐसी उत्पन्न हो गई है कि न गले से उतर रहा है न गले से बाहर निकल रहा है, बीच में हड्डी फंस गई है। अब चंद्रबाबू नायडू इस सोच में डूबे हुए हैं कि करें तो क्या करें। क्या 2018 में जैसे नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस ले लिए थे, वापस ले लें, या इस्तीफा दिलवा दे 18 सांसदों का मोदी सरकार से, या फिर वह टूट जाएंगे। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 29 में लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही चुनाव आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत संकट में है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर 17 लाख फर्जी वोट से चुनाव जीतने का एक गंभीर आरोप भी लगा है, जो कोई और नहीं, मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने यह आरोप लगाई है। ऐसे में अगर यह बात सच है तो वह भाजपा का साथ भी नहीं छोड़ सकते। 2 कारण है इसके कि 17 लाख फर्जी वोट से वह जीतकर तब वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को जिताए हैं, और दूसरा 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत चंद्रबाबू नायडू पर घोटाले का आरोप है, जिसको लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव के पहले 52 दिनों तक वह जेल में थे, ईडी के शिकंजे में थे। एनडीए गठबंधन में आने के बाद उससे छुटकारा मिला, तो कहीं ऐसा ना हो कि साथ छोड़े तो ईडी पकड़ ले और साथ छोड़े तो वोट चोरी का आरोप साबित हो जाए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की दुखती नस मोदी के पास है और इसी का नाजायज फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन डिलिमिटेशन बिल का जो इसका सपना था वह चकनाचूर हो गया। अब ऐसे में एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और तमिलनाडु से 440 वाट का झटका मोदी और शाह को लग गया, तब जब विजय को थलपति विजय टीबी के जो 108 विधानसभा की सीटें जीत करके ले आई थी, सत्ता में आ रही थी, उसे रोकने का काम राज्यपाल के जरिए कराया। कांग्रेस ने समर्थन दे करके और बाकी के समर्थन जुटा करके विजय थलपति को सीएम बना दिया। तो मोदी और शाह के लिए संकट हो गया कि साउथ का बेस जो है तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, अब यह सारे जगह भाजपा के हाथ से चले गए और भाजपा के लिए संकट हो गया। आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी चुनौती बन जाए चंद्रबाबू नायडू के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत और चंद्रबाबू नायडू के लिए हो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर धावा बोल रही है भारतीय जनता पार्टी, रणनीतियां शुरू हो गई हैं, चुनाव का सारा कार्य शुरू हो गया है। अब अलग अलग प्रक्रियाएं, अलग अलग रणनीतियां वहां अपनाई जाएंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन करके। लेकिन अब यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि मायावती जो कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी, उनका वजूद समाप्त हो रहा था, जिसका कोई भी विधायक नहीं है, मात्र एक विधायक उमा शंकर सिंह बलिया रसरा से आते हैं, वह भी योगी आदित्यनाथ के आदमी हैं। और लोकसभा में कोई मेंबर नहीं है, राज्यसभा में कोई मेंबर है नहीं। ऐसे में मायावती को बूस्ट देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करने की एक रणनीति बना रही है कि मायावती मजबूती से लड़े और मायावती का जनाधार बढ़े। मायावती का जनाधार बढ़ने का मतलब होगा अखिलेश यादव का जनाधार घटेगा। लेकिन मायावती के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, मायावती के लिए बहुत चुनौती होगा, क्योंकि मायावती के बहुजन वोट बैंक में
चंद्रशेखर आजाद रावण भी कहीं न कहीं कई क्षेत्रों में सेंधमारी कर रहे हैं और अब तो वह सांसद भी लोकसभा के बन चुके हैं। ऐसे में मायावती क्या रणनीति अपनाती है और भारतीय जनता पार्टी भरपूर कोशिश करेगी कि मायावती ऐसी कैंडिडेट खड़ा करे जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान न पहुंचाए और इंडिया गठबंधन के वोट बैंक को काटे, यानी कि बहुजन का जो वोट है इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, वह शिफ्ट न करके वह मायावती की तरफ जाए। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जो दलितों के, SC ST के लिए, हर चीज के लिए जंग लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहे हैं। मायावती के लिए अचानक उठ करके यह सब कुछ कर लेना आसान नहीं होगा, जबकि मायावती इसके पहले बिल्कुल सक्रिय नहीं थी। ऐसे में मायावती के लिए एक नई चुनौती तो होगी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी क्या उत्तर प्रदेश में कमाल दिखा पाएगी, यह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 403 विधानसभा सीटों पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का कुछ वर्चस्व पूर्वांचल के अंदर जो बताया जाता है और सवर्णों के नेता कहे जाते हैं, वह योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो सीएम की कुर्सी से साजिश है, यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी, क्योंकि अगर यह गलती कर दी तो फिर उन्हें 5 साल तक हटा नहीं पाएगी। जैसे इस बार हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खेल बिगड़ जा रहा था। इसलिए योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव तो होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं बनाए जाएंगे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जब यह जानते हैं कि उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ किस तरह का नुकसान पहुंचाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, यह आने वाले वक्त में देखने योग्य होगा। लेकिन अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी क्या चलेगी, जो लोकसभा चुनाव में जैसे चली थी, बेकाबू भीड़ हुई थी, जनता आई थी, इससे कांग्रेस का भी जनाधार बढ़ा था, 6 से 7 सांसद चुन के आए। अखिलेश यादव के 5 से 37 सांसद हो गए। इतिहास में पहली बार अखिलेश यादव को इतने सांसद मिले हैं। नंबर 3 की पार्टी पार्लियामेंट के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी 65 से 32 से 33 सीटों पर आ गई। यह सबसे करारी हार भारतीय जनता पार्टी की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी के लोकसभा सीट से हारते हारते बचे, वह भी कहीं न कहीं 420 से ही जीता गया है, ऐसा आरोप लगता है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय बनारस के अंदर कई राउंड तक वह बढ़त बनाए हुए थे 15 से 20 हजार वोटों का, 4.5 घंटा वेबसाइट चुनाव आयोग का बंद करके 76 लोकसभा सीटों पर खेल किया गया। इस बात की पुष्टि मैं नहीं, ADR के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने की और 76 सीटों का तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन भी है, जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए भी चैलेंज और इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन जो कम्युनिकेशन है, क्या इंडिया गठबंधन का एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत होगा? क्योंकि अखिलेश यादव यह जानते हैं कि जिस तरह से केजरीवाल को खत्म कर दिया भाजपा ने, जिस तरह नीतीश को खत्म कर दिया, ममता बनर्जी को खत्म कर दिया, ममता इतना तो खर्च भी अखिलेश नहीं कर सकते, 10 साल से सत्ता में नहीं है। ऐसे में इस बार हार अखिलेश यादव का बहुत खतरनाक साबित हो सकता है उनके लिए, आगे की राजनीति के लिए। ऐसे में क्या सूझबूझ से कांग्रेस से एक समन्वय बना करके चलेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल के बातों में आ जाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश नायडू बहुत बुरी तरह से संकट में फंस गए हैं। नीतीश खत्म हो गए और नायडू का नंबर आ गया है। इस बात को लेकर के चिंतित नीतीश नायडू बहुत काफी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना विजय रथ लेकर के जा रही है, अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का ही है। लेकिन इनके पास 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत रहते हुए भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो क्या 18 सांसदों की ताकत से चंद्रबाबू नायडू मोदी को हिला पाएंगे? यह एक चुनौती है। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इनके पास है। चंद्रबाबू नायडू सर उठाने की कोशिश करेंगे तो कई सारे डंडे इनके पास हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।